Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Bimla Devi, lecturer in commerce, GGSSS Gangwa Hisar. We going to study about chapter 11.1. Chapter name is Marketing and Marketing Mix. Today's topic price mix and promotion mix. Please student listen attentively and prepare notes for future. So let's begin. Today first topic is price mix यानी कि मूल्य मिश्रण। मूल्य मिश्रण का अर्थ उन सभी निर्णयों से है जो किसी वस्तु और सेवा के मूल्य निर्धारण करने से संबंधित होती है। यानी कि जब आपका कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करते समय जो जो बातें आप ध्यान में रखते हो, जो जो निर्णय आप लेते हो, वो सारे निर्णय जो है वो मिलाकर या ग्रुप ऑफ जो डिसीजन है प्राइस के बारे में, उसी को कहा जाता है प्राइस मिक्स। मूल्य मिश्रण के अंतर्गत वस्तु अथवा सेवा का मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त उधार विक्रय, छूट आदि के संबंध में भी निर्णय लिए जाते हैं। ये नहीं है कि केवल कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का केवल मूल्य ही फिक्स किया जाएगा। उस वस्तु के बारे में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि वस्तु को उधार विक्रय किया जाएगा या नहीं, उस वस्तु पर कितनी छूट दी जाएगी या नहीं, ये भी डिसाइड किया जाता है। तो उधार विक्रय छूट से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो निर्णय भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो मूल्य मिश्रण में मुख्यतः निम्नलिखित निर्णय शामिल किए जाते हैं और वो है इस प्रकार। वस्तु तथा सेवा का मूल्य निर्धारण। सबसे पहला पॉइंट आता है जो आपकी वस्तु है या जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका मूल्य निर्धारण करना। दूसरा है वस्तु के बारे में अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है व्यापारिक छूट और एक होती है नगद छूट। इसका भी निर्धारण किया जाता है। व्यापारिक छूट किसे दी जाती है? व्यापारिक छूट उन व्यक्तियों को दी जाती है जो लार्ज क्वांटिटी में माल परचेज करते हैं, और नगद छूट उन व्यापारियों को या उन व्यक्तियों को दी जाती है। एक टाइप का लालच होता है कि वो जल्दी भुगतान कर दे, यानी कि शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नगद छूट दी जाती है। थर्ड है उधार नीति अथवा उधार माल बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा। अब इसमें देखो, इसके संबंध में कंपनी की एक नीति हो सकती है। उधार माल बेचने के संबंध में कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि उधार माल बेचा जाएगा, लेकिन केवल जो समृद्ध ग्राहक है, जो अच्छे ग्राहक है, केवल उन्हीं को ही उधार माल बेचा जाएगा। हर एक कस्टमर को उधार माल नहीं बेचा जाएगा। उधार की अवधि कितनी होगी? अवधि समाप्त होने के बाद भी भुगतान प्राप्त न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। मान लेते हैं कंपनी ने उधार बेच दिया, उधार बेचने के बाद उधार की एक अवधि दी है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। इस टाइम पीरियड के बाद भी अगर उधार का रुपया आपको नहीं मिलता है तो आप क्या प्रोसेस अपनाओगे? तो इसकी जैसे कि प्रोसेस हो सकती है कि कंपनी दो तरीके अपना सकती है। एक तो सख्त रवैया अपना सकती है और एक नरम रवैया। सख्त रवैये के अंदर क्या होगा, कंपनी जो है सीधा ही कस्टमर पर केस दायर कर देगी, ठीक है। और नरम रवैये के अंदर ये आता है कि कंपनी सबसे पहले उसको फ़ोन करेगी, पहले उसको लेटर लिखेंगे, फिर उसको फ़ोन करेंगे, फिर पर्सनली जाकर मिलेंगे, और उसके बाद भी अगर उधार का रुपया नहीं आता है तो उसके बाद लास्ट स्टेप जो है केस वाला, जो कोर्ट केस है वो किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है
भुगतान प्राप्त न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपनाती है कंपनी। अब आता है वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। जो भी वस्तुएं तथा सेवाएं होती हैं उनका जो मूल्य होता है उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, और मूल्य को अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे यातायात के लिए जो मूल्य है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है भाड़ा। आप कहीं पे आते जाते हो साधन से, या अपना सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेते हो, तो वो एक सेवा लेते हो, उस सेवा के बदले आप जो पेमेंट करते हो उस मूल्य को कहा जाता है भाड़ा। शिक्षा के लिए मूल्य, आप शिक्षा ले रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, तो उसके लिए उस सर्विस के लिए आप कुछ शुल्क देते हो, तो उस शुल्क को कहा जाता है शिक्षण शुल्क। आपने माना कि मकान किराए पर लिया है, तो आपने एक एसेट्स यूज़ करने के लिए ली है, तो उस मकान को आप यूज़ कर रहे हो, उसके बदले में जो मूल्य दोगे उस मूल्य का नाम है किराया। कार्यकारी जॉब के लिए मूल्य है वेतन। जो ऑफिस में काम करते हैं उनको काम करने के बदले में जो पेमेंट मिलती है उसको वेतन कहा जाता है। श्रम के लिए जो फिजिकल वर्क करते हैं, और फिजिकल वर्क करने के बदले जो लेबर वगैरह होती है वो फिजिकल वर्क ही करती हैं, तो उनको फिजिकल वर्क करने के बदले में जो पेमेंट मिलती है उसको कहा जाता है मजदूरी। अब आता है मूल्य निर्धारण से पूर्व ध्यान में रखने योग्य घटक या फैक्टर डिटरमाइनिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस। अभी आप मूल्य निर्धारण कर रहे हो तो उससे पहले आपको कुछ मुख्य घटक है जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इन घटक को ध्यान में रखे बिना ही अगर प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है तो हो सकता है कई बार इसमें मूल्य में गड़बड़ हो जाए। तो ये कौन कौन से घटक हैं जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला घटक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन लागत मूल्य का सबसे मुख्य भाग होता है। उत्पादन लागत, कोई भी कंपनी अपने उत्पाद या सेवा को उसकी उत्पादन लागत से कम पर विक्रय नहीं कर सकती। मान लेते हैं ये एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई है, 100 रुपीज़ आई है, तो कंपनी कम से कम 100 रुपीज़ तो लेगी। 100 से कम में या 100 में ही कंपनी कभी सेल नहीं करेगी। तो मूल्य निर्धारण से पूर्व उत्पादन लागत के सही आंकड़े एकत्रित करके उन पर विचार करना जरूरी है कि उत्पादन लागत कितनी है, और लागत भी 2 प्रकार की होती है उस पर भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि लागत 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट लागत को कहा जाता है फिक्स कॉस्ट या स्थायी लागत। स्थायी लागत वो लागत होती है जो एक फर्म को भुगतान करनी ही पड़ती है, चाहे उत्पादन हुआ हो या ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अपना जो फैक्ट्री है उसकी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, तो चाहे आपने इसमें प्रोडक्शन किया हो ना किया हो, बिल्डिंग का किराया आपको देना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने स्थायी कर्मचारी रख रखे हैं तो स्थायी कर्मचारियों को वेतन आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपने प्रोडक्शन किया हो या ना किया हो। तो एक टाइप होती है स्थायी लागत। सेकंड जो है दूसरे प्रकार की लागत होती है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत उस लागत को कहा जाता है जब प्रोडक्शन होता है तो इस तरह की लागत होती है, जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो इस टाइप की कोई लागत नहीं होती। जैसे कच्चा माल, अगर आप उत्पादन करोगे तभी कच्चा माल यूज होगा, अदरवाइज कच्चा माल यूज नहीं होगा। मजदूरी, जब उत्पादन करोगे तभी आप लेबर रखोगे,
जब उत्पादन नहीं करोगे तो आप लेबर नहीं रखोगे। तो इस तरह से परिवर्तनशील लागत जो है इसमें जब उत्पादन होता है तभी होती है, जब उत्पादन नहीं होता तो नहीं होती। तो मूल्य कम से कम इतना तो अवश्य होना चाहिए कि वह परिवर्तनशील लागतों को पूरा कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा लागत होती है वो होती है परिवर्तनशील लागत, क्योंकि इसमें कच्चे माल की लागत को शामिल किया जाता है। तो कम से कम इतना मूल्य तो अवश्य रखना चाहिए कि परिवर्तनशील लागत, यानी कि जो हमने एक बुक का एग्जाम्पल लिया था, इसके अंदर 100 रुपीज जो कॉस्ट आई है वो क्या आई है, ये जो हमारी परिवर्तनशील लागत जो है वो लागत इसके अंदर आई, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल और मजदूरी की लागत आ गई। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट भी हमने इसमें एक टाइम के लिए तो काउंट कर ली, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है 100 रुपीज आई है। अब देखो, कम से कम मूल्य इतना तो अवश्य होना चाहिए कि वह परिवर्तनशील लागतों को पूरा कर सके, क्योंकि स्थायी लागतें तो होंगी चाहे उत्पादन किया जाए या ना किया जाए। सेकंड पॉइंट है वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मूल्य निर्धारण से पूर्व वस्तु या सेवा की बाजार में मांग का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होने की स्थिति में मूल्य अपेक्षाकृत अधिक निश्चित किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं मार्केट में मांग ज़्यादा है और पूर्ति सप्लाई कम है, तो आप अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा प्राइस रख सकते हो। अगर इससे अपोजिट है, मान लेते हैं सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो अगर आपने ज़्यादा प्राइस रख लिया तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रतियोगी फर्मों का मूल्य, प्राइस कॉम्पिटिटिव फर्म। जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं तो आपके जैसा प्रोडक्ट जो और कंपनियां बना रही है, जो कॉम्पिटिटिव फर्में हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस रख रखा है तो उनके मूल्य पर भी विचार किया जाना जरूरी है। अधिक प्रतिस्पर्धा, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो इस स्थिति में मूल्य कम करके रखा जाना उचित होता है, और अगर कंपटीशन कम है या नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रख सकती हो। फोर्थ है ग्राहकों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्राहकों की क्रय शक्ति कितनी है और वे किस मूल्य पर कितनी मात्रा में क्रय कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यदि किसी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य सरकारी नियमों के अनुसार निश्चित किया जाना जरूरी हो तो उस जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर उनको ध्यान में रखे बिना ही आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर दिया तो आपको आगे जाकर समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। मूल्य निर्धारण के समय कुल लागत में एक निश्चित राशि लाभ के रूप में भी जोड़ी जाती है। अगर आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट की 100 है तो 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके वस्तु का प्राइस रखना है आपको 120। क्यों रखना है, ये ऐड क्यों किया? क्योंकि यदि कंपनी का उद्देश्य अधिक लाभ अर्जित करना है तो लागत में अधिक लाभ जोड़ देंगे, क्योंकि बिना लाभ के कोई भी कंपनी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उस कॉस्ट के अंदर कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही प्राइस सेट किया जाता है। नेक्स्ट है अपनाई गई विपणन विधियां, मार्केटिंग मेथड यूज। कंपनी के द्वारा अपनाई जाने वाली विपणन विधि का भी मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। आपने जो मार्केटिंग के लिए जो मेथड अपना रखा है उसका भी आपके प्राइस पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे विक्रय के लिए मध्यस्थों की सेवाएं लेने पर उन्हें कमीशन देना पड़ता है। मान लेते हैं आपने
जो है दो तीन मध्यस्थ आपके उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में आ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा मध्यस्थ होंगे उतना ही उन सबको कमीशन देना पड़ेगा। अब उनको कमीशन देना पड़ेगा तो वो कमीशन पहले ही मूल्य में जोड़ दिया जाता है। तो मूल्य में जोड़ने से क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है हाई हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ग्राहकों को बिक्री के बाद सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी की सुविधा भी प्रदान करनी है तो उस सर्विस पे जो खर्चा आता है वो व्यय भी पहले ही मूल्य में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार एक वस्तु का मूल्य निर्धारण करते समय इन सभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स, परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग मेथड्स यूज, इन सभी बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए। तो ये था हमारा प्राइस मिक्स। अब हमारा थर्ड आता है प्रमोशन मिक्स, संवर्धन मिश्रण क्या होता है। देखो, प्रमोशन मिक्स का अभिप्राय है व्यवसाय द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के योग से है। या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसी विधियां जो अपने प्रोडक्ट की मार्केट में सूचना देने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो जो मेथड अपनाए जाते हैं, वो जितने भी मेथड है, ग्रुप ऑफ मेथड, वो क्या कहलाते हैं, प्रमोशन मिक्स कहलाते हैं। यह काम जो प्रमोशन का है वो किसके द्वारा किया जाता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी, इन विधियों के माध्यम से जो है एक प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जा सकता है। इन सभी तत्वों के बारे में अनेक निर्णय लिए जाते हैं, या हम कहते हैं कि इन तत्वों के बारे में जो निर्णय लिया जाता है उसका वस्तु के विक्रय पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वस्तु के विक्रय पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो संवर्धन मिश्रण के ये 4 तत्व है, इन चारों तत्वों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला तत्व आता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट? विज्ञापन द्वारा विक्रेता उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाता है। विज्ञापन क्या होता है, वन वे होता है, इसमें केवल अपनी बात कह सकते हैं, सामने वाले की बात सुन नहीं सकते। पर एक जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी वस्तु के बारे में डिटेल जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, या इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, वो उपभोक्ताओं तक उपलब्ध करवाता है। वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करके संभावित उपभोक्ता प्रेरित होते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है वो एडवर्टाइजमेंट को देखकर उस प्रोडक्ट से प्रेरित होते हैं, और परिणाम ये होता है कि इस तरह धीरे धीरे जो संभावित जो प्रेरित होते हैं वो खरीदने लग जाते हैं प्रोडक्ट को, तो इससे बिक्री में भी वृद्धि होती है। विज्ञापन के माध्यम के रूप में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इनका प्रयोग किया जाता है। अगर मान लेते हैं आपका लोकल लेवल पे बिजनेस है तो आप जो लोकल न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो। अगर आपका नेशनल लेवल पे आपका बिजनेस है तो आप जो टीवी है, सिनेमा है, रेडियो है, इस तरह से आप अपना विज्ञापन कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पर है आपका बिजनेस तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी विज्ञापन दे सकते हो। तो विपणन प्रबंध को विज्ञापन के माध्यम का चयन करते समय वस्तु की प्रकृति, बाजार की प्रकृति, माध्यम की लागत, प्रतियोगी संस्था के विज्ञापन के माध्यम को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब आप विज्ञापन का चुनाव कर रहे हो तो ये देखना चाहिए कि हमारी वस्तु किस प्रकृति की है, बाजार की प्रकृति क्या है, और कॉस्ट देखो। जो अगर आप न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हो तो कम एक्सपेंसेस होता है, लागत कम आती है। वही विज्ञापन अगर आप टीवी के द्वारा देते हो तो ज़्यादा लागत आती है। तो इस तरह से जो आपका कॉस्ट ऑफ पॉइंट है उससे भी देखना होगा, और साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव फर्म है
वो फर्म भी किस माध्यम से विज्ञापन करवा रही है, उस माध्यम को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सेकंड आता है व्यक्तिगत विक्रय, जिसको हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। विज्ञापन के अंतर्गत विक्रेता अपनी बात तो कहता है, लेकिन उपभोक्ता की प्रतिक्रिया को नहीं सुन सकता, क्योंकि जो विज्ञापन होता है वो वन वे होता है। उसके द्वारा केवल अपनी बात को कहा जा सकता है, सामने वाले क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं, समझ आया नहीं आया, इसके बारे में फीडबैक नहीं लिया जा सकता। अतः प्रमोशन की एक मार्गीय व्यवस्था होती है विज्ञापन। इस कमी को दूर किया जाता है व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा, पर्सनल सेलिंग के द्वारा। इस विधि में क्रेता और विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं, यानी कि जो कंपनी का बंदा होता है वो क्या करता है, कस्टमर तक स्वयं पहुंचता है, ठीक है, और जो कस्टमर होता है उसके सामने जाकर प्रोडक्ट को दिखाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो इस कारण कहा है कि क्रेता और विक्रेता दोनों आमने सामने होते हैं। विक्रेता अपने उत्पाद की विशेषताएं बताकर उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो उपभोक्ता जो उत्पादक होता है वो क्या करता है, उत्पादक खुद तो नहीं जाता, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सेल्स पर्सन रखे होते हैं पर्सनल सेलिंग के लिए, उनको प्रोडक्ट दिए जाते हैं और वो गली गली मोहल्ले में घूमकर प्रोडक्ट दिखाकर, प्रोडक्ट के बारे में बताकर आपको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि चादरें बेचने वाले आते हैं, चेयर बेचने वाले आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं वो बेचने आपके घर घर तक आते हैं और उस प्रोडक्ट की वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, जिससे आपको अगर वो समझ में आ जाता है तो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। नेक्स्ट थर्ड है सेल्स प्रमोशन। विक्रय वृद्धि के लिए विज्ञापन, लोक प्रसिद्धि और व्यक्तिगत विक्रय को छोड़कर जितने भी प्रयास किए जाते हैं, यानी कि ये तीन तरीके छोड़कर, कौन कौन से, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी और पर्सनल सेलिंग के अलावा जो जो तरीके अपनाए जाते हैं बिक्री को बढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सेल्स प्रमोशन के अंदर आती है। और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको हम कुछ नाम लेकर पढ़ेंगे, जैसे कि उपहार देना, गिफ्ट देना। कई बार आप देखते हैं कि जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ गिफ्ट दिया जाता है, किस्तों में भुगतान की सुविधा। और आजकल तो जो विक्रेता है वो जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें उधार की सुविधा दे देते हैं। उधार मतलब किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी, जो EMI के नाम से चली हुई है। तो ये पर मंथ आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे भुगतान करके भी आप वस्तु को खरीद सकते हो, अगर आपके पास एक साथ पैसे पेमेंट करने के लिए नहीं है तो। कीमतों में कमी, कई बार क्या करते हैं ये कीमतें कम करती है। मान लो 100 रुपीज़ की अगर वस्तु है तो उसका प्राइस 99, 200 की अगर वस्तु है तो उसका 199, ऐसे कुछ करके ये वस्तु का जो है रेट थोड़ा सा कम करके उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं। उपभोक्ता प्रतियोगिता, और ये जो है उपभोक्ताओं का बीच में कंपटीशन भी करवाते हैं। मेले, प्रदर्शनी लगाना, आपने मेले देखे होंगे, प्रदर्शनी जो एग्जीबिशन लगती है। कई बार क्या होते हैं, कूपन स्क्रैच की भी स्कीम निकाली जाती है, कूपन दिए जाते हैं और उस कूपन को स्क्रैच किया जाता है। अगर स्क्रैच कूपन करते हैं तो उसके अंदर कोई प्राइज निकल जाता है तो उत्पादक आपको या विक्रेता आपको वो प्राइज दे देते हैं। सैंपल बांटना, आपने देखा होगा कि सैंपल भी दिए बांटे जाते हैं। सैंपल मतलब आप देखो, जैसे कि आप कोई क्रीम लाते हो तो क्रीम के साथ एक छोटा सा 10 ml का या 5 ml का कोई पैकेट पाउच के रूप में अगर आपको उसके साथ अटैच करके दिया जाता है तो वो क्या होता है, सैंपल। कंपनियां सैंपल क्यों देती हैं, अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है या अपने प्रोडक्ट की पहचान जो है
कस्टमर के दिमाग में बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि प्रमोशन करने के लिए ही ये जो है सैंपल का मेथड अपनाया जाता है। विक्रय संवर्धन के सभी माध्यम अनियमित होते हैं, यानी कि सेल्स प्रमोशन के जो जो तरीके अपनाए जाते हैं वो परमानेंट कुछ नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि अगर उपभोक्ता का प्रतियोगिता कराएंगे तो वो भी कस्टमर कंपटीशन भी कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 वीक ही करा सकते हैं। मेले भी सेम 1-2 दिन लगते हैं, एग्जीबिशन ज़्यादा 1 वीक, कूपन का सिस्टम भी कुछ ही दिन के लिए निकाला जाता है। तो इस तरह से ये जो तरीके हैं ये परमानेंट नहीं होते, इस कारण से इन्होंने कहा है कि ये अनियमित होते हैं। इसका प्रयोग थोड़े समय के लिए ही किया जाता है, उसके बाद तरीका चेंज कर दिया जाता है। फोर्थ एंड लास्ट जो है प्रमोशन का जो घटक है या तत्व है वो है पब्लिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिसिटी। यह ग्राहकों को किसी विशेष उत्पाद की जानकारी प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए उत्पादक की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाता। इस मेथड की एक खास बात है कि जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, यानी कि इसमें प्रोडक्ट की जो प्रमोशन होते हैं पब्लिक में से ही कोई व्यक्ति करता है, जिस कारण से इसका नाम पब्लिसिटी रखा गया है। जैसे यदि किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका का संपादक स्वयं ही किसी कंपनी के उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करता है तो इसे लोग प्रसिद्धि कहेंगे। मान लेते हैं एक समाचार पत्र का या पत्रिका का जो संपादक है उसको लगता है कि ये कोई एक प्रोडक्ट है जो मेरे पत्रिका या मेरे समाचार पत्र जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना ज़्यादा बेटर है, तो वो खुद ही इसके बारे में जानकारी दे देती हैं। तो इसे लोक प्रसिद्धि या इसको पब्लिसिटी कहते हैं। इसके लिए उत्पादक को कोई व्यय नहीं करना पड़ता, यानी कि इसके लिए उत्पादक जो है किसी भी टाइप का कोई खर्चा नहीं करता। समाचार पत्र का संपादक अपने पाठकों की जानकारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से ऐसा करता है, यानी कि संपादक को ये लगता है कि इस चीज़ की या इस प्रोडक्ट की जानकारी मेरे कस्टमर को होना आवश्यक है, इसलिए जो संपादक है वो इसकी जानकारी देता है। इसी तरह की सूचना का ग्राहकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस प्रोडक्ट के फिर धीरे धीरे सेल इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक गाना आया था बहुत काफ़ी समय पहले, मुन्नी बदनाम हुई, ऐसे झंडू बाम, उसमें झंडू बाम जो प्रोडक्ट है उसका नाम दिया हुआ था। तो क्या हुआ, जैसे ही वो गाना रिलीज हुआ उसके बाद से, क्योंकि झंडू बाम को लोग लगभग भूल चुके थे, उसकी सेल बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी। जैसे ही वो गाना आया उसके बाद से लोगों को झंडू बाम, उसके काम, यानी कि झंडू बाम का काम क्या होता है, प्रोडक्ट का उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो किस लिए यूज की जाती है, वो एकदम से कस्टमर के दिमाग में उसकी इमेज बन गई और लोगों ने फिर से उसको परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से उस टाइम उस प्रोडक्ट की जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि उस प्रोडक्ट की एकदम से सेल इंक्रीज हो गई थी। तो इस गाने में इस प्रोडक्ट का नाम देने के लिए जो झंडू बाम का जो प्रोड्यूसर है उसने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं की। ये तो केवल जो गाने की रिदम थी उसके साथ ये लय बनाने के लिए कुछ ऐसा नाम रख दिया गया और वो नाम एक प्रोडक्ट का नाम था और उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की सेल जो है ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से जो हमारा प्रमोशन मिक्स है उसमें 4 एलिमेंट्स होती हैं: एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। तो ये चारों जो पॉइंट है ये इनको हम प्रमोशन मिक्स के घटक भी कह सकते हैं या इनके तत्व भी कह सकते हैं या एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये आज हमारे इस लेक्चर के अंदर 2 मिक्स कंप्लीट होते हैं, प्राइस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।